जो मॉर्निंग में मैंने आपके इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 चैप्टर करवाए थे, उसके आगे के 5 चैप्टर कर लीजिए, पूरा भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमिक्स जो है, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट पूरा खत्म हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला है सरकार के वित्त संस्था के स्रोत बताने हैं। सरकार के वित्त संस्था के संस्थागत वित्त के संस्थागत स्रोत। अब मैं आपको इससे पहले चीजें बता देता हूं। अर्थव्यवस्था में दो तरह से एक मिनट, अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की ऋण देने वाले स्रोत होते हैं। एक होता है संस्थागत स्रोत, एक होता है गैर संस्थागत स्रोत। संस्थागत स्रोत में क्या आएगा? संस्थागत स्रोत में जो आएगा वो आपका आएगा बैंक। जितने भी संस्थाएं हैं, बैंक हो गया, नाबार्ड हो गया, जितने भी संस्थाएं, नाबार्ड NABARD, नाबार्ड हो गया। और एक होता है गैर संस्थागत स्रोत। गैर संस्थागत स्रोत में आ जाएंगे मनी लेंडर्स, दोस्त, रिश्तेदार, ये सब जो है आपको पैसा देंगे, तो वो गैर संस्थागत स्रोत है। सरकार के वित्त के संस्थागत स्रोत की जब भी बात करेंगे, संस्थागत स्रोत में क्या आएगा? संस्थागत स्रोत में देखिए, सस्ती ब्याज दर पर किसानों को पर्याप्त साख प्रदान करने हेतु संस्थागत स्रोत की स्थापना की गई। छोटे किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उनकी आय अधिकतम करने की सहायता हेतु, ठीक है, दोनों आ जाएगा। यानी संस्थागत स्रोत की स्थापना जनरली क्यों की गई? ताकि जो लोगों को, किसानों को साख पर्याप्त मात्रा में मिल सके और उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके और समय समय पर उनको मिल जाए। देखिए, अगर एक गैर संस्थागत स्रोत जो होता है, दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, ये एक आपको जो कंपलसरी नहीं है कि आपको देंगे ही देंगे, और प्राइस भी ज्यादा चार्ज करते हैं जनरली। तो संस्थागत स्रोत वो होते हैं जो जनरली बैंक जो रिकॉग्नाइज होते हैं, आप ये कह सकते हैं। तो नाबार्ड हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयंसेवी संस्था, ये सब जो होता है ना, ये सब संस्थागत स्रोत में आते हैं। तो सस्ती ब्याज दर, किसानों को पर्याप्त साख प्रदान करना, ये सब क्या है? संस्थागत। किसानों को कृषि उत्पादन को बढ़ाने, दोनों आ जाएगा। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ग्रामीण बैंक को आने वाली समस्याएं क्या है? देखिए, अपर्याप्त ग्रामीण साख, बढ़ता बकाया, अपर्याप्त स्वीकृति राशि, हाँ ये भी है, तो उपयुक्त सभी, ये सारा आ जाएगा। तो हमारे जो ग्रामीण बैंक है उनके पास साख, क्रेडिट के कमी रहती है, लोग बकाया रखते हैं, देते नहीं है इस बैंकों को, तो ये सब समस्याएं हैं उनकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्न वह सर्वोच्चतम संस्था है जो ग्रामीण साख के विस्तार के लिए कार्यरत विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के कार्य को समन्वय प्रदान करती है। ऐसी संस्था, सर्वोत्तम संस्था जो ग्रामीण साख, देखिए सबसे बड़ी संस्था ग्रामीण साख के लिए है वो है नाबार्ड। और नाबार्ड जो आया था 12 जुलाई 1982 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। स्वयंसेवी संस्था हो गया आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक। तो नाबार्ड एक ऐसी अकेली संस्था है, इसे बोलते हैं एकल संस्था जो ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट के विस्तार के लिए काम करती है। नाबार्ड, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि नाबार्ड एक ऐसी संस्था है, नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो क्या करती है? जो जितने भी बैंक हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी बैंक हैं, उनको साख प्रदान करती है, उनको साख प्रदान करती है, उनको साख प्रदान करती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक मिनट रुक जाइए। उनको साख प्रदान करती है। ठीक है, आगे आइए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, आगे बढ़िए। तो ये चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आएगा, कहता है कि सूक्ष्म वित्त की योजना निम्न के द्वारा विस्तार किया गया। सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस, ध्यान रखिएगा। माइक्रो फाइनेंस जो है वो छोटी छोटी जो वित्त होती हैं जो आपको हेल्प करेगी, वो स्वयंसेवी संस्था है, ध्यान रखिएगा। स्वयंसेवी संस्था सूक्ष्म वित्त, माइक्रो फाइनेंस के लिए काम करती है। ठीक है ना, तो सूक्ष्म वित्त क्या हो जाएगा? स्वयंसेवी संस्था आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्वयंसेवी संस्था आ जाएगा, स्वयंसेवी संस्था आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस अवधि को स्वर्णिम क्रांति कहा गया है? ध्यान रखिएगा, गोल्डन रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन को 1991 से लेकर 2003 को कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, गोल्डन रिवॉल्यूशन जो आया था, गोल्डन रिवॉल्यूशन वो किस चीज के लिए था? गोल्डन रिवॉल्यूशन जो था
वो था हमारा हनी के लिए, हनी शहद के लिए, हनी एंड हॉर्टिकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर शहद और बागवानी, बागवानी और शहद के लिए, शहद होता है, शहद होता है, देख लीजिएगा, ठीक है, मौध बोलते हैं गांव में, शहद, शहद है, ये शहद है, देख लीजिएगा, ठीक है। उस राज्य का नाम बताइए जिसे दुग्ध सहकारिता को प्रभावी करने में सफलता की कहानी बताई जाती है। हाँ ध्यान रखिएगा, जो दुग्ध जो मिल्क से है उसे बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, फ्लड, इसे बोलेंगे श्वेत क्रांति, श्वेत, श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति जो है वो मिल्क से रिलेटेड है, मिल्क से रिलेटेड है, श्वेत क्रांति मिल्क से रिलेटेड है। ये आया था गुजरात में, ये आया था गुजरात में, गुजरात में आया था, गुजरात में आया था। और कब आया था? तो 1970 में आया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दुग्ध सहकारी को प्रभावी क्रियान्वयन में सफलता की कहानी गुजरात में है, उसे ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। तो उसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए कहता है भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी निम्न क्षेत्र में पाई जाती है। अदृश्य बेरोजगारी का मतलब हो गया डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी जो होती है। देखिए डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि लेबर ज्यादा लगे हुए हैं, अगर नहीं भी होगा तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। जैसे मान लीजिए मैं भी पढ़ा रहा हूँ, बगल में कोई और इकोनॉमिक्स के टीचर खड़े हैं, पढ़ा तो मैं ही रहा हूँ, लेकिन उनकी मार्जिनल सीमांत उत्पादकता क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या है उनकी, शून्य है, जीरो है ना। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उनकी क्या है, जीरो है। तो वो हमारा क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अदृश्य बेरोजगारी। तो जनरली किस में होती है, कृषि में होती है। बहुत बढ़िया। उन व्यक्तियों की संख्या जो एक विशेष समय पर वास्तव में रोजगार में संलग्न हैं कहलाते हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर रोजगार में संलग्न है, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति अगर जो रोजगार में क्या है, संलग्न है, रोजगार में जुड़ा हुआ है, रोजगार में जुड़ा हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे, श्रम बल बोलेंगे, कार्य बल बोलेंगे। बताइए क्या बोलेंगे, श्रम बल बोलेंगे या कार्य बल बोलेंगे? देखिए श्रम बल होता है कि कितने लोग को, मतलब श्रम, लेबर फोर्स, ठीक है ना। लेबर फोर्स का मतलब कितने लोग काम करना चाह रहे हैं। उन व्यक्तियों को जो संख्या, उन व्यक्तियों की संख्या जो एक विशेष समय पर वास्तव में रोजगार में संलग्न है, उसे कार्यबल बोलते हैं, वर्क फोर्स बोलते हैं, वर्क फोर्स। लेबर फोर्स, लेबर फोर्स का मतलब कितने लेबर काम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। लेबर फोर्स का मतलब जैसे घर में मान लीजिए 5 लोग काम करने के लिए तैयार हैं, वो श्रम बल हो जाएगा। लेकिन वर्क जो कार्य बल जो होता है, कितने काम में लगे हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। कितने लोगों ने बी आंसर दिया है, एक बार थोड़ा सा देखें। सबने सी दिया है, अच्छा, नूतन कुमारी ने बी दिया है, ठीक है, ठीक है ना। तो लेबर फोर्स और वर्क फोर्स, वर्क फोर्स में एक्चुअली कितने काम कर रहे हैं और लेबर फोर्स कितना काम कर सकते हैं या कितने तैयार हैं काम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका स्वरोजगार और नियमित वेतन रोजगार में आकस्मिक श्रम कार्य की ओर जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। स्वरोजगार और नियमित, ध्यान रखिएगा, स्वरोजगार से नियमित यानी आप सेल्फ एम्प्लॉयड से कहां जा रहे हो, रेगुलर एम्प्लॉयड की तरफ, है ना। इसे क्या बोलेंगे, कार्यबल का औपचारिकीकरण, अनियतिकरण, और ये आ जाएगा औपचारीकरण हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, औपचारिक सेक्टर, रेगुलर सैलरी के लिए जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, औपचारिकीकरण आ जाएगा, औपचारिकरण आ जाएगा, दोनों नहीं आएगा, ठीक है ना। औपचारीकरण, अनियमितीकरण कैसे हो जाएगा, ठीक है, तो ये आएगा। आगे बढ़ते हैं, बेरोजगारी से अभिप्राय उन लोगों से होता है जो कार्य करने के इच्छुक नहीं होते हैं, नहीं, उनको बेरोजगार नहीं बोलेंगे। कार्य करने के इच्छुक हैं परंतु काम नहीं मिलता, ये ठीक लग रहा है।
बेहतर कार्य की तलाश में अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, नहीं। गलत तरीकों के कारण कार्य में निकाल दिए जाते हैं, ये भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा फोर्थ का बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ का क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत में बेरोजगारी के मुख्य कारण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत कीजिए। बेरोजगारी के कारण क्या है, अल्प विकास ठीक है, तीव्र जनसंख्या ये भी ठीक है, दोषपूर्ण नियोजन ये भी ठीक है, तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है आगे बढ़ते हैं, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, बेरोजगार व्यक्तियों की गणना निम्न प्रकार से की जाती है, श्रम बल माइनस कार्यबल, श्रम बल प्लस कार्यबल। बेरोजगारी व्यक्तियों की संख्या कैसे करेंगे आप लोग, कार्यबल में से श्रम बल माइनस कर दीजिए, नहीं श्रम बल में से कार्यबल माइनस हो जाएगा। क्या होगा, बेरोजगारों की संख्या बता रहे हैं तो श्रम बल मान लीजिए 10 हैं, मतलब काम करने वाले 10 हैं, लेकिन कार्य में 2 ही लगे हुए हैं, तो बेरोजगारी की संख्या 8 हो जाएगी। तो ये क्या होगा, कार्यबल, श्रम बल में से कार्यबल को माइनस कर देंगे। ए इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः पाई जाती है निजी क्षेत्रों में, सार्वजनिक क्षेत्रों में, कृषि में, बैंकों में, इसमें पाई जाती है। ठीक है ना, निजी क्षेत्र के उद्योग में नहीं, कृषि में। कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी भी पाई जाती है और मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है। तो क्या आएगा इसका आंसर, सेवंथ का सी। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, वह व्यवस्था जिसमें एक श्रमिक जीविका अर्जित करने के लिए स्वयं के साधनों का प्रयोग करता है, वह व्यवस्था जिसमें एक श्रमिक जीविका अर्जित करने के लिए स्वयं के साधनों का प्रयोग करता है, वह स्वरोजगार होता है, स्वरोजगार होगा। स्वयं के साधन है तो स्वरोजगार होगा, खुद का काम है। ठीक है, नेक्स्ट, अदृश्य बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी से अभिप्राय है व्यक्ति जिनके पास कोई कार्य नहीं होता, नहीं। एक कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों को संलग्न होना, ठीक है। महिलाओं के बीच बेरोजगारी से, अरे कुछ भी मतलब, एक तो महिलाओं को ऐसे बेरोजगार बना के रखते हैं लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल जनसंख्या में श्रम बल का अनुपात कहलाता है, श्रम बल सहभागिता दर, यह आएगा। श्रम बल नहीं, जनसंख्या का श्रम बल का अनुपात जो होगा श्रम बल सहभागिता कहलाता है, यानी कुल जनसंख्या में श्रम बल। तो ऐसे लिखते हैं, श्रम बल यानी लेबर फोर्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। सर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया आपने, हाँ, यानी लेबर फोर्स अपॉन कुल जनसंख्या है ना, टोटल पॉपुलेशन, ये ध्यान रखना है। क्लियर है, हाँ सर आगे बढ़िए। आगे लिखा हुआ है, रेडियोधर्मी तत्वों से सृजित बिजली कहलाती है। रेडियो से जो हम बिजली बनाते हैं उसे बोलते हैं क्या, पनविरजी ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, परमाणु, यानी रेडियो धर्मी, यानी रेडियो एलिमेंट से, रेडियो एलिमेंट से बनाएंगे, उसे क्या बोलेंगे, तापीय परमाणु शक्ति। क्या बोलेंगे, परमाणु शक्ति। ठीक है, परमाणु शक्ति बोलेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट, कह रहे तापीय ऊर्जा, तापीय, थर्मल एनर्जी, तापीय बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे बताइए आप लोग। परमाणु शक्ति बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी बताइए, निम्न में से कौन सी स्वास्थ्य आधारित संरचना, निम्न में से कौन सी स्वास्थ्य आधारित संरचना की त्रिआयामी व्यवस्था का हिस्सा है। स्वास्थ्य आधारित संरचना बताइए, प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख, द्वितीयक स्वास्थ्य देखरेख, तृतीयक स्वास्थ्य देखरेख, तो क्या आएगा इसका आंसर। तो स्वास्थ्य की संरचना त्रिआयामी तो तीनों क्षेत्र में आएगा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सब में।
निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पुनरुत्पादित मतलब नवीनीकरण रिन्यूएबल सोर्सेज रिन्यूएबल सोर्सेज क्या आएगा बताइए? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, दोनों को हम बना सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? थर्ड का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? तो ये आप लोग करते रहेंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है किस क्षेत्र का व्यावसायिक ऊर्जा के कुल उपभोग में सबसे बड़ा हिस्सा है? किस क्षेत्र में व्यावसायिक ऊर्जा के कुल उपभोग का सबसे बड़ा हिस्सा है? किस क्षेत्र में व्यावसायिक ऊर्जा यानी कमर्शियल एनर्जी जो है सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है? कमर्शियल एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है? तो ध्यान रखिएगा, कमर्शियल एनर्जी सबसे ज्यादा यूज होता है कहाँ? इंडस्ट्री में। घर वगैरह में तो बहुत कम यूज होता है, तो इंडस्ट्री सेक्टर में, ठीक है ना? आप घर में, कृषि में, इन सब में तो बहुत कम। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कमर्शियल एनर्जी यूज होता है, इसलिए कमर्शियल जो चार्ज होता है बिजली का वो जनरली रेसिडेंशियल से वो उससे ज्यादा होता है। क्या बोलते हैं? भारत की ऊर्जा नीति निम्न दो ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करती है। भारत ऊर्जा नीति जो हमारी पॉलिसी है, एनर्जी पॉलिसी है, उसमें किन दो पॉलिसी को करता है बताइए? ठीक है, पानी वाली ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इसको ज्यादा हमारे इंडिया में क्या किया जाता है? सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, प्रोत्साहित किया जाता है। हमारी जो ऊर्जा नीति है उसमें पानी की ऊर्जा और पवन ऊर्जा यानी हाइड्रो और, ठीक है ना, विंड एनर्जी को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। हाइड्रो और विंड एनर्जी को, हाइड्रो और एंड विंड एनर्जी को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, विंड एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संकट में निपटने का उपाय नहीं है? ऊर्जा संकट निपटने का उपाय नहीं है। प्लांट लोड फैक्टर में सुधार, संरचना और वितरण की हानि पर नियंत्रण, उत्पादन क्षमता में वृद्धि और गैर नवीनीकरण स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित। यानी निम्न में से कौन सा ऊर्जा संकट से निपटने का उपाय नहीं है? ऊर्जा संकट से निपटने का उपाय नहीं है। प्लांट लोड सुधार, ठीक है, इसमें तो ऊर्जा संकट से हम खत्म हो सकते हैं। उत्पादन क्षमता में वृद्धि, ये भी ठीक है। संरचना नियंत्रण, और ये भी ठीक है। गैर नवीनीकरण स्रोतों के उपभोग में प्रोत्साहन, जो रिन्यूएबल्स गैर नवीनीकरण स्रोत है उसको प्रोत्साहन, ये नहीं आएगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा के किस प्राथमिक स्रोत का व्यावसायिक ऊर्जा के उपभोग में सबसे बड़ा हिस्सा है? ऊर्जा के किस प्राथमिक स्रोत का व्यावसायिक ऊर्जा के उपभोग में सबसे बड़ा स्रोत है? बताइए। तेल, प्राकृतिक गैस, पनबिजली या कोयला? कोयला, ठीक है ना? बताइए क्या आंसर आएगा इसका 7th का? तो हमेशा देखना, कोल एनर्जी जो है सबसे ज्यादा, कोल, COAL, कोल एनर्जी, ठीक है ना? कोल एनर्जी, कोल एनर्जी, ठीक है ना? कोल एनर्जी सबसे ज्यादा, ध्यान रखिए, व्यावसायिक एनर्जी में, कमर्शियल एनर्जी में सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? कोल, ठीक है ना? ISM से अभिप्राय है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आएगा। ISM का मतलब होता है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है ना? ISM, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आधारित संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार एक देश के आर्थिक विकास में योगदान देता है? आधारित संरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगा? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन आएगा। रोड, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन अगर बढ़ा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगा, है ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, उत्पादन के साधनों की उत्पादकता में वृद्धि होगी, बिल्कुल सही है।
अपने लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, बहुत बढ़िया, क्वालिटी ऑफ जो क्वालिटी ऑफ वो है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट है दोनों, ठीक है ना, तो ये दोनों चीजें आ जाएंगी, तो क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। 9वें का क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा, 9वें का सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, 9वें का सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जल से सृजित ऊर्जा कहलाती है, जल से सृजित ऊर्जा कहलाती है तापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये तो पानी की हाइड्रो एनर्जी बोलेंगे, हाइड्रो एनर्जी, एनर्जी, ठीक है ना, हाइड्रो एनर्जी, एनर्जी, थर्मल हो गया, रेडियो है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो गया, क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर। चलिए, निम्न में से किस सृजन के स्रोत में से हमें सबसे अधिक ऊर्जा की प्राप्त होता है, सबसे ज्यादा अगर एनर्जी की बात करें, सबसे ज्यादा एनर्जी, तो ध्यान रखिएगा थर्मल से ज्यादा यूज होता है, थर्मल से सबसे ज्यादा यूज होता है, थर्मल, और थर्मल बनता किससे है, ये बनता है कोल से, ठीक है ना। निम्न में से अभिप्राय ऊर्जा के उन स्रोतों से है जो हाल में ही प्रयोग में लाए जाते हैं, जो अभी अभी बना है वो परंपरागत है या गैर परंपरागत है, जो अभी अभी बना है वो परंपरागत है या गैर परंपरागत है, ध्यान रखिएगा, जो अभी अभी बना है वो क्या है, गैर परंपरागत स्रोत है, वो क्या आ जाएगा, गैर परंपरागत स्रोत में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, परंपरागत का मतलब जो कोल पेट्रोलियम से है ना, पुराने समय से चलता आ रहा है, वो क्या है, परंपरागत है, ट्रेडिशनल है, वो ये कन्वेंशनल है, परंपरागत का मतलब होता है कन्वेंशनल, जो पुराने समय से चलता आ रहा हो, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, और ये है नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल को मतलब जो अभी आप बना रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल, जो पुराने समय से चलता नहीं आ रहा है, नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, कौन सा कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो नहीं है तो ये थर्मल एनर्जी, जो गैर परंपरागत, बाकी सब परंपरागत है, गैर परंपरागत, ये सब गैर परंपरागत है, अभी बना है, ये नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 13 का ए इज द करेक्ट आंसर, 13 का क्या आ जाएगा, ए करेक्ट आंसर आ जाएगा, 13 का ए करेक्ट आंसर आ जाएगा, कमाल हो गया, वेरी गुड। इसका मतलब आप लोगों की इंडियन इकोनॉमी ठीक है ना, तभी जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आगे है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का एक मुख्य कार्य है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का एक मुख्य कार्य है, उत्पादन के लिए संसाधन प्रदान करना, ठीक है, पर्यावरण का कार्य है, सौंदर्यवर्धक सेवाएं प्रदान करना, अच्छा, अपशिष्ट को समाहित करना, या उपयुक्त में से सभी, बताइए क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा डी। इन्वायरमेंट का जो है हमारे फंक्शंस क्या है, रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना, वेस्टेज को एसिमुलेट करना, सेकेंड वाला पॉइंट है अपशिष्ट को समाहित करना, एसिमुलेटेड वेस्टेज, सौंदर्यवर्धन सेवाएं, सर्विसेज, इनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ, सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सब काम है इसका, ठीक है, ये सब इन्वायरमेंट का काम होता है। नेक्स्ट, निम्न मृदा अपवरण यानी सॉइल इरोजन का मुख्य कारण है, सॉइल इरोजन जो होता है वो वन कटने से होता है, ध्यान रखना, पेड़ पौधे कटेंगे तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा, पेड़ पौधे कटने से क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा, सॉइल इरोजन होगा, पेड़ पौधे कटने से सॉइल इरोजन होगा। निम्न में से कौन से जैविक तत्व है, पक्षी, जल, भूमि और वन, पक्षी, जल, भूमि और वन, पक्षी, जल, भूमि और वन, जैविक तत्व, जैविक, बताइए, बायोटिक, बायोटिक एलिमेंट, बताइए क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है, बायोटिक एलिमेंट कौन से नहीं है, ठीक है, सॉरी,
कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा पक्षी और वन, ये बायोटिक हैं और ये दोनों क्या है, अबायोटिक है। जैविक तत्व हमारे पक्षी और वन में आएगा। और आप लोग आंसर दे रहे हैं ए सी, अच्छा सी है, चलिए बहुत बढ़िया। ए नहीं सी आएगा इसका आंसर, ठीक है ना, सी इज द करेक्ट आंसर, ये आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सरकार द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई, सीपीसीबी, सॉरी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ध्यान रखिएगा मैं इसको यहां लिख देता हूं, इसे बोलते हैं सीपीसीबी। सीपीसीबी स्टैंड फॉर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड, BOARD बोर्ड, 1974 में आया था। इसका था वायु प्रदूषण को कम करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, वायु प्रदूषण को कम करना, ठीक है सर। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, धारणीय विकास को प्राप्त किया जा सकता है कैसे, धारणीय विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट धारणीय विकास का मतलब होता है कि हम वर्तमान यानी प्रेजेंट जनरेशन की आवश्यकताओं को फुलफिल कर रहे हैं, फुलफिल द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट द कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। वर्तमान की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं परंतु आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी कोई वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो गैर नवीनीकरण संसाधनों के प्रयोग को नियंत्रित करना, जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करना, प्रदूषण को नियंत्रित करना, तो ये क्या आ जाएगा इसका बताइए, धारणीय विकास, उपयुक्त सभी आ जाएगा, उपयुक्त सभी आ जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी आ जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, कहता है निम्न पृथ्वी के वातावरण और महासागरों के औसत तापमान में से देखी गई प्रक्षेपित वृद्धि, यानी निम्न पृथ्वी के वातावरण और महासागरों के औसत तापमान, ग्रेजुअल एडजस्टमेंट, जो सीधी सी बात है, ऐसा सोच लीजिए लगातार टेम्परेचर का कम होना वातावरण में, पृथ्वी के वातावरण में, उसे क्या बोलेंगे, महासागरों का औसत तापमान जब कम होता है उसे बोलते हैं वैश्विक उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि लगातार टेम्परेचर कम हो रहा है, ओजोन डिप्लेशन, ओजोन, ये तो सिंपल सा है, समझ ही रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसका 6 का आंसर क्या आ जाएगा, 6 का आंसर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, 6 का ए आ जाएगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाहनों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का एक उपाय है, ध्यान से समझिए, निम्न में से कौन सा वाहनों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का एक उपाय है, निम्न में से कौन सा वाहनों में वायु प्रदूषण करने का एक उपाय है, तो कौन सा उपाय है, पेट्रोल को की बजाय CNG को प्रोत्साहन देना, वायु प्रदूषण को नियंत्रण, बिल्कुल सही है ये। सार्वजनिक यातायात को प्रोत्साहन देना, ये भी बिल्कुल ठीक है। उत्सर्जन मापन को सुदृढ़ करना, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी आ जाएगा, ठीक है ना, डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा ओजोन अपक्षय का कारण है, ओजोन डिप्लेशन का रीजन है। देखिए ओजोन डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन का मतलब होता है एक अल्ट्रावायलेट रेज को जो रोकता है पृथ्वी पे आने से, उसमें होल हो जाना, ठीक है ना। और वो किसकी वजह से होता है बताइए, भूमि निम्नीकरण या वातावरण में क्लोरीन और ब्रोमीन कार्बन का उच्च, है ना, ग्रीन हाउस गैस, या वनों का विनाश, बताइए। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा ये CFC क्लोरीन और ब्रोमीन यौगिक का उच्च स्तर से होता है, क्लोरीन और ब्रोमीन के उच्च यौगिक के उच्च स्तर से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, निम्न सतह की मिट्टी के अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के कारण बहाने जाने से होता है। निम्न सतह की मिट्टी के अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के कारण, देखिए बाढ़ के कारण जो होता है मृदा यानी
मिट्टियां जो होती है सॉइल जो है ना वो बहती जाती है। तो मेरे ख्याल से इसका जो आंसर होगा वो आंसर मृदा अपरदन होता है ना, मिट्टियां बह जाती है, ठीक है, सॉइल इरोजन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भूमि निम्नीकरण का एक कारण है? भूमि जो हमारा जो जमीन है वो खराब होने के कारण, वनों में विनाश, अत्यधिक चाराई, वन भूमि में अतिक्रमण, ठीक है ना। तो ये सब जो इन सब से क्या होता है, भूमि जो होता है ना निम्नीकरण हो जाती है, लो क्वालिटी की भूमि हो जाती है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फटाफट हम जो है कंप्लीट कर लेते हैं। और आज सिर्फ मैं इंडियन इकोनॉमिक ही करवाऊंगा, चाहे वो जितना टाइम ले। 2 पेज और बचा हुआ है, ठीक है। हाँ सर, सर इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा। अभी हम आपको क्लास खत्म होते ही आपके चैट बॉक्स में भेज देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। पीडीएफ क्लास पीडीएफ तो वीडियो तो रिकॉर्डिंग है ही, और पीडीएफ जो है 20 पेज का है, तो आपको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। भारत, पाकिस्तान और चीन देश की विकास रणनीतियों में बहुत सी समानताएं पाई जाती है, तो चीन ही है। एक चैप्टर है एनसीईआरटी का, भारत तथा उसके आसपास के जो देश हैं उसमें जो है तुलनात्मक हम कंपैरिजन करेंगे। चीन के किस प्रकार की औद्योगिक व्यवस्था को अपनाया गया है? चीन में कौन सी औद्योगिक व्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है? फटाफट बताइए आप लोग, चीन में कौन सी अर्थव्यवस्था है? चीन में कौन सी अर्थव्यवस्था है? कोई है तो बताइए। चीन में कौन सी अर्थव्यवस्था है? चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। चीन में क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। कई लोग सी बोल रहे हैं, पूंजीवादी नहीं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। भारत में जीडीपी में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक देता है? ध्यान रखिएगा, पिछली बार एस्टेट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। सबसे ज्यादा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन जो है सबसे ज्यादा किससे होता है? 54% अराउंड सेवा क्षेत्र से होता है। सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ठीक है ना। उद्योग नहीं, इंडस्ट्री से करीब जो होता है 17% के करीब, 17% हाँ मान लेते हैं, वो होता है कृषि से, और बाकी सब उद्योग से होता है। कृषि से नहीं, प्राथमिक क्षेत्र से, ठीक है ना। सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा देता है। इंडस्ट्री मेरे ख्याल से उद्योग का 30% के आसपास है, बाकी जो बच जाएगा वो प्राथमिक क्षेत्र का है, ठीक है। आगे बढ़िए, ये लास्ट के 5-7 क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। निम्न में से कौन सा मानव विकास का एक संकेत है? ह्यूमन डेवलपमेंट, ध्यान दीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडिकेट करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेट करता है। बताइए ह्यूमन डेवलपमेंट जो है कौन है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेट करता है? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, उपयुक्त सभी। सारी चीजें जो है मानव विकास को संकेत करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट को संकेत करता है। सिर्फ आपका पैसे से विकास नहीं होना चाहिए, मानव सब कुछ देखा जाता है। शिशु मृत्यु दर मतलब इसमें जो चीजें हैं, जन्म मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, ये सारी चीजें हमारे किस में आता है? मानव विकास में। चीन में किस कार्यक्रम में, ध्यान रखिएगा, चीन में किस कार्यक्रम में औद्योगिक के उद्देश्य को चलाया गया? तो चीन में एक पॉलिसी आई थी, ध्यान रखिएगा, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ध्यान दीजिएगा, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। चाइना में सूखा पड़ गया जिससे 3 करोड़ लोग यानी 30 लाख लोग मर गए थे, इन 3 करोड़ हो गया, 3 करोड़ लोग मर गए थे। तो वहां पे उनकी सरकार ने सोचा, उनकी ग्रेट लीप फॉरवर्ड किसने स्टार्ट किया था? माओ जिडोंग ने, माओ जिडोंग ने, MAO, माओ जिडोंग ने स्टार्ट किया था 1958 में। उन्होंने क्या किया? अपनी एग्रियन इकोनॉमी को, कृषि की इकोनॉमी को औद्योगिकीकरण की तरफ ले गए। कौन सी पॉलिसी थी? ग्रेट लीप फॉरवर्ड। फिर एक पॉलिसी आई, महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति 1965। इसमें चाइना ने
इसी क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए रसिया से प्रोफेशनल्स बुलाए थे ताकि उनके जो लोगों को सिखाया जाए कि उद्योगीकरण करते कैसे हैं। इस पॉलिसी को बोलते हैं महान ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रिवॉल्यूशन, महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति। इसमें रसिया से प्रोफेशनल बुलाए उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन कृषि से इंडस्ट्री की तरफ मूव करने वाली जो पॉलिसी थी उनकी, वो थी ग्रेटली फॉरवर्ड, GLF पॉलिसी बोलते हैं, जो कि 1958 में आया था। और किसने स्टार्ट किया था? माओ जेडोंग ने। माओ जेडोंग सा संस्था है क्या, कुछ नाम से है वहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। निम्न देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, चाइना में जो है सबसे ज्यादा है। चाइना में क्या है? सबसे ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, इनकी एवरेज एज जो है करीब 76 साल है और हमारी एवरेज एज 69 है। एवरेज एज, जीवन प्रत्याशा की बात कर रहा हूं, एवरेज एज। पाकिस्तान की थोड़ी सी कम है, 67 68 मान लीजिए, वही हो गया। इंडिया पाकिस्तान का लगभग क्या है? इक्वल ही है एवरेज एज में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक कहां है? तो चाइना में है। आगे बढ़िए। डैश का प्रदर्शन स्वच्छता प्रदान करने में डैश की तुलना में बेहतर है। डैश का प्रदर्शन स्वच्छता प्रदान करने में डैश की तुलना में बेहतर है। तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान का प्रदर्शन स्वच्छता प्रदान करने में भारत की तुलना में बेहतर है। बताइए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। चलिए, किसी चीज में तो बेहतर है बेचारे। आगे बढ़ते हैं। हे प्रभु, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान निम्न देश, वो तो चाइना नहीं चलाया था, ऑब्वियस सी बात है। क्या पूछ रहा है ये? मानव विकास सूचकांक के बेहतर मूल्य के रूप में भारत, पाकिस्तान और चीन को क्रम दीजिए। मानव विकास की बात करें तो सबसे पहले आएगा चाइना, फिर दूसरे स्थान पे आएगा भारत। मानव विकास में पाकिस्तान, अरे ये कहाँ गया? चाइना, हाँ ये रहा। चीन, फिर भारत, फिर पाकिस्तान, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब ध्यान रखिएगा, चीन में सुधार कब हुआ था? 1978 में। आइए इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया में आया, भारत में 1991, चाइना में 1978 और पाकिस्तान में 1988। ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, किस वर्ष में चीन की अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण हेतु माओ द्वारा ग्रेट लीप फॉरवर्ड यूज किया गया? मैंने बताया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड कब था? 58 में, ठीक है ना, 58 में। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन 2 देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है? तो देखिए, भारत और पाकिस्तान मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाती है, चीन समाजवादी अर्थव्यवस्था है उनकी, ठीक है ना, चीन की। तो जो भी आप लोग YouTube पे हमें देखते हैं ना, एक बार शेयर वेयर कर दिया कीजिए वीडियो को, ठीक है। चलिए